नमस्कार, मैं हूं पिनाज त्यागी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का खास शो तहकीकात। जरा सोचिए कि आपके घर में कोई शख्स है जो बहुत बीमार है और आपके पास इलाज के लिए पैसे तक नहीं। इसी दौरान कोई मददगार आता है देवदूत बनकर और आपको हिम्मत बंधाता है, कहता है कि आपका पूरा का पूरा इलाज जो है वो सरकारी स्कीम के जरिए मुफ्त में हो सकता है। भाई मरता क्या ना करता, आप उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको सरकारी स्कीम का बेनिफिट अगर लेना है तो फिर डॉक्यूमेंट्स भी देने ही होंगे। आप सोचते हैं भाई सरकार को डॉक्यूमेंट्स देने में आखिर रिस्क कैसा है, तो जनाब यही गलती कर बैठते हैं। सबसे बड़ा रिस्क यही है, क्योंकि हो सकता है कि आपके नाम पर वारंट इशू हो जाए, आपके नाम पर 30 से 40 लाख रुपए की रिकवरी निकल आए, या फिर कोई आपके घर आ जाए रिकवरी वसूलने के लिए। जी हाँ, दरअसल इन दिनों पूरे देश में इंश्योरेंस स्कैमर का एक गिरोह एक्टिवेट हो चुका है, जो जानबूझकर अस्पताल में ऐसे मरीजों को तलाशता है जिनके पास पैसे ना हो और जो किसी लाइलाज गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो चुके हों। वो कभी आयुष्मान योजना या फिर कभी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना का झांसा देकर आपको फंसाते हैं। आपके मरीज को स्कीम का कोई पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके नाम पर हो चुका होगा एक बहुत बड़ा फ्रॉड, एक बहुत बड़ा मनी ट्रांजैक्शन। दरअसल जो देवदूत बनकर आया था वही ठग है, और आज तहकीकात हम ऐसे ही इंश्योरेंस स्कैमर के गिरोह का पर्दाफाश करेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर देश में ये कहां तक फैले हैं और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। होगी इसकी तहकीकात। मेरे साथ फ्रॉड हुआ है कि मेरे हस्बैंड को एक बारी डेथ होकर के निगमबोध घाट पर था, फिर उनके दोबारा उनको जीवित करके फिर दोबारा से उनको मारा गया है। उनकी 2 फाइलें बनी है सर। दिल्ली के त्रिलोक कुमार की डॉक्यूमेंट्स में 2 बार डेथ हुई। घोटाले की रकम है 20,50,000। उनके मोबाइल से हमें इस तरह की 2 आधार की इमेजेस मिली। आप इसके अंदर क्लियरली देख सकते हैं, सेम आधार नंबर था, नाम पंचम सिंह ही है, परंतु एक में उनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1955 है और दूसरे में उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 1976 है। संभल के पंचम सिंह की उम्र कागजों में 21 साल घटाई गई। हड़पी गई रकम 5 लाख से ज्यादा है। वो बोले कि हम सभी आशाओं से मिल रहे हैं। अच्छा, तो कि कोई भी बीमार हो ऐसा, और उसकी मतलब आधार कार्ड ले लो, पैन कार्ड ले लो, उनका हम आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे, उनको पैसे आएंगे। अच्छा। और तुम्हें 2-4 हजार रुपए मिल जाएंगे। अच्छा। हर कार्ड पे। आशा वर्कर नीलम ने एक मरीज के आयुष्मान कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स दिए, लाखों का क्लेम उठा। मरीज के परिवार और आशा वर्कर को मिलाकर 20,000 रुपए मिले। $7-8 लाख रुपए की कीमत का महज 4 महीने पुराना ट्रैक्टर 3 से 4 लाख रुपए में बिक गया। असल ट्रैक्टर मालिक को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। दिल्ली, यूपी के ये सिर्फ 4 सैंपल हैं, जबकि नेटवर्क बहुत बड़ा है, पूरे देश में फैला है। पिछले 1 साल का डेटा सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो सिर्फ 5 कंपनीज का डेटा एनालाइज किया था, और सिर्फ 1 साल का, क्योंकि ये गैंग तो हमारा 8-9 साल से एक्टिव है। 1 साल में 50 करोड़ से ऊपर का सिर्फ 5 कंपनी का 1 साल का डेटा हमारा सस्पिशियस पॉलिसीज का निकल के आया था। यूपी के संभल में कई लोगों के खातों में लाखों रुपए आए, लेकिन उन्हें पता तक नहीं चला। दिल्ली के लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों करोड़ों रुपए पार किए गए, किसी को भनक तक नहीं लगी। एक ही आदमी को 2-2 बार मारा गया, लाखों का क्लेम उठा, लेकिन किसी को खबर तक नहीं मिली। असम का ट्रैक्टर अमरोहा मुरादाबाद के ग्रे मार्केट में बिना कागजों के बिक गया, इंश्योरेंस कंपनी तक को नहीं पता चला। यूपी से लेकर उत्तराखंड, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान तक फैले इस गैंग ने करीब 500 करोड़ रुपए पर हाथ साफ किया है। लेकिन अब परेशानी आम लोगों की बढ़ने वाली है।
उनका सामना उस मुसीबत से होने वाला है जिसका उन्हें इल्म तक नहीं है। ये बात समझना इसलिए ज़रूरी है कि ऑन पेपर अगर हम पेपरों में देखें तो आप ही वो व्यक्ति माने जाएंगे जिसने कंपनी से झूठ बोल के बीमा करा के बीमा का पैसा हड़पा है। तो जब भी इंश्योरेंस कंपनीज कार्रवाई करती हैं तो जो खाता धारक होता है, जो नॉमिनी है, जो आप हैं, आप ही के ऊपर मुकदमा होगा और आप ही के ऊपर से वसूली भी करी जाएगी, जबकि आपको इस बात का इल्म भी नहीं है कि कितना बड़ा फ्रॉड आपके साथ हुआ। अगर आपके घर में कोई मरीज है, आपका पड़ोसी या परिचित सरकारी स्कीम का फायदा दिलाने का ऑफर दे रहा है, तो सावधान हो जाइए। भूल कर भी उस शख्स को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड मत दीजिए। भूल कर भी किसी इंश्योरेंस के कागज पर साइन ना करें, अंगूठा ना लगाएं। गलती से भी किसी के झांसे या लालच में आकर सरकारी स्कीम की तरफ दौड़ ना लगाएं, वरना आपकी हालत भी संभल की प्रियंका शर्मा जैसी होगी। जी, मैं दवाई लेने जा रही थी। हमारे गांव पे चौराहा पड़ता है, यानी बस स्टैंड पड़ता है। वहाँ पे मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई। इन्होंने मुझे बीमा के बारे में जानकारी दी कि हम लोग बीमा करते हैं, आपको 25 लाख रुपए का बीमा कर देंगे और 5 लाख रुपए आपके लिए मतलब इलाज के लिए दिए जाएंगे। मैं भी थोड़ा लालच में आ गई, क्योंकि मैं भी परेशान थी, तो मैंने मतलब बीमा करा दिया। फिर इन लोगों ने बीमा कराने के बाद में मुझे कुछ न दिया, मेरे से 1,40,000 रुपये ले लिए। लाइफ इंश्योरेंस से लेकर व्हीकल इंश्योरेंस तक, डेथ क्लेम से लेकर आधार कार्ड टेम्परिंग तक बहुत बड़ा नेटवर्क देश में फैल चुका है। इस गैंग में 1-2 नहीं है, 10-20 नहीं, सैकड़ों हजारों लोग शामिल हैं, जिनकी नजर सिर्फ और सिर्फ आपके घर पर है, आपके घर में मौजूद बीमार सदस्य पर है। यूपी के संभल से लेकर असम तक, पश्चिम बंगाल से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान तक धोखाधड़ी का यह सबसे बड़ा नेक्सस है, जो किसी बहाने से आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी करना चाहता है, किसी भी तरीके से आपके नाम पर करोड़ों का क्लेम लेना चाहता है। आज देश भर में फैले इस गैंग की होगी पूरी तहकीकात, जिससे कि आसपास इस गैंग के लोगों को आप पहचान सके, अपने डॉक्यूमेंट्स के नाम पर होने वाले फ्रॉड को रोक सके। दिल्ली के त्रिलोक कुमार की कैंसर से मौत हो जाती है। 3 महीने बाद उसे जिंदा किया जाता है और उसके 3 महीने बाद उसे फिर से मार दिया जाता है। और इस 6 महीने के दौरान उसकी मौत और जिंदा होने के पूरे कार्यकाल में 25 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन उसके बैंक अकाउंट में होता है। लेकिन उसकी पत्नी को इसमें से 2 रुपए भी नहीं मिलते और यह सब हुआ है, इसकी भनक तक उसे नहीं लगती है। कमोबेश ऐसा ही संभल की प्रियंका के साथ भी हुआ। उसके पति दिनेश शर्मा की भी कैंसर से मौत हो जाती है। क्लेम लेने के लिए उसने 1,40,000 रुपए खर्च भी किए। उसके अकाउंट में भी लाखों का ट्रांजैक्शन तो होता है, लेकिन उसको भी फूटी कौड़ी नहीं मिलती है। ये सब कुछ जो प्रियंका के साथ हुआ या फिर त्रिलोक के साथ हुआ, उनके परिवार के साथ हुआ, ये हमारे और आपके जैसे मिडिल क्लास के परिवार के लोगों के साथ हो सकता है। और इसीलिए हम कर रहे हैं आपको सावधान। कोई भी आपके नाम पर क्लेम उठा सकता है और हो सकता है कि उस क्लेम की वसूली बाद में इंश्योरेंस कंपनी जो हैं आपसे, आपके परिवार के लोगों से वसूल। ये पूरा का पूरा स्कैम जो है 500 करोड़ का हो चुका है। अब तक इतने रुपए की ठगी इसी तरह से हो चुकी है। दरअसल स्कैमर्स के डेटाबेस में 1 लाख से ज्यादा फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। 30,000 से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं और इसी का वो बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम करेंगे इसकी तहकीकात कि आखिर इस पूरे गैंग के सरगना और इनके तमाम सिंडिकेट में किन किन लोगों की फोटोज हैं, क्या कुछ डेटा इनके पास हासिल हो चुका है और किस किस को है खतरा। नाम पंचम सिंह, आधार कार्ड में जन्म तारीख 1 जनवरी 1955। अब पंचम सिंह का दूसरा आधार कार्ड देखिए, इसमें डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1976 है। पंचम सिंह के दोनों आधार कार्ड का नंबर 1 है, फोटो भी सेम है, तो क्या एक आधार कार्ड फर्जी है यानी नकली है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों आधार कार्ड पंचम सिंह के ही हैं और इन दोनों को UIDAI ने ही जारी किया है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, किसी आदमी की उम्र में 21 साल का अंतर कैसे आ सकता है?
अब सैंपल नंबर 2 देखिए। दिल्ली के त्रिलोक कुमार 15 जून 2024 को राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में भर्ती हुए। 19 जून को उनकी मौत हो गई। 20 जून को निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। निगम बोध घाट ने इसकी रसीद भी उसी दिन काट दी। 19 जून को मौत, 20 जून को अंतिम संस्कार की रसीद दिल्ली नगर निगम ने भी जारी कर दी। दोनों रसीदों में प्लेस ऑफ डेथ शक्ति नगर, नॉर्थ दिल्ली यानी उनका घर लिखा गया है। अब इन्हीं त्रिलोक कुमार का दूसरा डेथ सर्टिफिकेट देखिए। इस डेथ सर्टिफिकेट में उनके घर का पता शक्ति नगर, नॉर्थ दिल्ली ही लिखा है, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट बदल गया है। इस बार मौत का स्थान जीबी पंत अस्पताल दरियागंज हो जाता है और मौत की तारीख बदलकर 27 दिसंबर 2024। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आदमी 2 बार कैसे मर सकता है? किसी शख्स का 2 बार अंतिम संस्कार कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है और ये सब खेल किया है इंश्योरेंस स्कैम गैंग ने। वो किसी भी डेट ऑफ बर्थ को बदल सकती है, किसी की डेट ऑफ डेथ को चेंज कर सकती है, मरे हुए आदमी को कागजों में जिंदा कर सकती है, दफन हो चुके आदमी को दोबारा मार सकती है। अब इस गैंग का पहला चेहरा देख लीजिए, जिसके 25 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस गैंग के सैकड़ों मेंबर एक्टिव हैं। कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज कर रहा है तो कोई मरे हुए को कागजों में जिंदा। देश के कई राज्यों में फैले इस गैंग की पहचान इंश्योरेंस गैंग के तौर पर है, जो हर दिन नए शिकार की तलाश करती है। यह इंश्योरेंस स्कैम कैसे काम करती है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, इसकी तहकीकात करने हम सबसे पहले संभल पहुंचे, जहां से इस गैंग की पहली कड़ी जुड़ी हुई है। 15 जनवरी 2025 को स्कॉर्पियो सवार वाराणसी निवासी ओंकारेश्वर और अमरोहा निवासी अमित की गिरफ्तारी हुई। स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई तो 11.5 लाख रुपए कैश, 19 डेबिट कार्ड बरामद हुए। किसी शख्स के मोबाइल में अपने परिवार, दोस्तों को छोड़कर 100-200 से ज्यादा फोटोज नहीं मिलती, लेकिन ओंकारेश्वर के फोन में जितनी फोटोज मिली उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ओंकारेश्वर के मोबाइल में 1 लाख से ज्यादा लोगों की फोटो, लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े 30,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मिले और इंश्योरेंस स्कैम से जुड़ा पहला लिंक पुलिस के हाथ लगा। लेकिन तब तक पुलिस को अंदाजा भी नहीं था कि यह गैंग कितना बड़ा है और कैसे ऑपरेट होता है। इस पूरे केस की शुरुआत होती है जनवरी 2025 में, जब हमारे गिरफ्त में 2 अभियुक्त आते हैं, ओंकारेश्वर मिश्रा और अमित, और इन लोगों के पास से हमें सामान्य पुलिस चेकिंग में लगभग 11.5 लाख रुपए कैश, उसके अलावा 19 डेबिट कार्ड बरामद होते हैं, जो कि जिसमें से सिर्फ 4 उनके खुद के थे और बाकी सब अन्य लोगों के नाम पे थे। जब हम लोगों ने उनसे उस डेबिट कार्ड्स के बारे में जानकारी दी और उस कैश के बारे में पूछा तो वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थे। जब उनके मोबाइल का हमने अवलोकन किया तो हमें उसमें 1 लाख से अधिक फ़ोटोज़ मिली, 30,000 से अधिक हमें डॉक्यूमेंट्स मिले और उन सब में अधिकतर लोग कैंसर से पीड़ित दिख रहे थे या किसी बीमारी से पीड़ित उनके चेहरे दिख रहे थे। बहुत सारे इलाज के हमें डॉक्यूमेंट्स उनके पास से मिले, तो हम लोगों को संदेह हो रहा था कि ये है क्या। उसमें कुछ आसपास के जो लोग थे, जब उनसे हमने पूछताछ करी तब हमें ये पूरा गेम समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ा गैंग है। इस गिरोह के तार महाराष्ट्र, असम, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी, उत्तराखंड जैसे राज्यों से जुड़े हुए हैं। जब हमने इस गैंग की तहकीकात की तो ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस गिरोह ने 10-20 लाख नहीं, 50 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया है। यह फ्रॉड कैसे हुआ, गैंग के काम करने का तरीका क्या है, जान लीजिए। गिरोह के लोग अपने आसपास के इलाके में बीमार और गरीब लोगों की तलाश करते हैं। ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी जान बचनी मुश्किल है, जिनके पास 6 महीने से ज्यादा की जिंदगी नहीं बची। ऐसे परिवारों के पास ये लोग सरकारी स्कीम का ऑफर लेकर पहुंचते हैं, सरकारी योजना के जरिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट दिलाने का झांसा देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट जुटाते हैं। गिरोह के लोगों को पता है कि अनजान होने के चलते इन पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए ये लोकल आशा वर्कर को भी अपने साथ ले जाते हैं। उसे भी 2 से 5 हजार रुपए का लालच दिया जाता है। कम पढ़ी लिखी आशा वर्कर इन्हें सरकारी कर्मचारी समझकर साथ ले जाती हैं। बीमार लोगों की जानकारी देने का सबसे बड़ा टूल बन जाती है। ये लोग उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि मरणासन स्थिति में हैं और उन लोगों को सरकारी स्कीम का लालच देते हैं कि आप गरीब हैं, आपको कैंसर हुआ है या इस तरह की कोई बीमारी हुई है और इसलिए सरकार ने
कुछ प्रावधान किए हैं। तो लोग आते हैं, लोग पूछते हैं कि बताइए क्या करना होगा, तो बोले इसके लिए आधार दे दीजिए, पैन दे दीजिए, यहाँ अंगूठा या हस्ताक्षर कर दीजिए। और इनके साथ क्योंकि आशा कार्यकर्ता जाती हैं तो इन्हें लगता है आशा ही वो व्यक्ति है जिसे गांव में सबसे पहले पता चलता है कि गांव में एक व्यक्ति है जिसकी बीमारी से मृत्यु हो सकती है, और वही इनको इन्फॉर्म भी करती है। और हमने आशा कार्यकर्ता को भी जेल भेजा है। तो आशा के साथ ये लोग जाते हैं तो लोगों को और विश्वास जगता है कि भाई ये कोई विश्वास का या सरकार का ही आदमी है। इस गैंग में इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर, बैंक कर्मचारी, सिम बेचने वाला, आशा वर्कर, बीमार की सूचना देने वाला सब शामिल होते हैं। पहले स्टेप में ये मरीज के परिजनों के सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। इसके बाद इनका खेल शुरू हो जाता है। दूसरे स्टेप में ये कागजों में हेरफेर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मरीज के परिजनों के आधार कार्ड में करेक्शन करवाया जाता है। मरीज और उसके परिजनों के मोबाइल नंबर और एड्रेस चेंज किए जाते हैं। इसके बाद विक्टिम के डॉक्यूमेंट्स पर फर्जी सिम जारी कराई जाती है। सिम जारी होते ही बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से गलत एड्रेस पर बैंक खाता ओपन किया जाता है। खाते की चेकबुक और डेबिट कार्ड ये गैंग अपने पास ही रख लेता है। आखिरी स्टेप में मरीज की 10 लाख से 30 लाख रुपए तक की पॉलिसी कराई जाती है। मरीज के इंश्योरेंस का प्रीमियम ये गैंग खुद ही भरता है और उसकी मौत का इंतजार करता है। जैसे ही मरीज की मौत होती है ये गैंग फिर से एक्टिव हो जाता है। गैंग के लोग ग्राम पंचायतों के सचिव से डेथ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ज्यादातर डेथ सर्टिफिकेट में मौत की वजह हार्ट अटैक या नेचुरल डेथ दिखाई जाती है। चूंकि पॉलिसी होने के कुछ ही महीने में मौत होती है, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी उस पर इंक्वायरी बैठा देती है। गैंग में इंश्योरेंस इन्वेस्टिगेटर भी शामिल है। जांच उनके पास आती है और फाइल पर ओके रिपोर्ट लगाकर भेज देते हैं। वो पीड़ित है, उसको ये तक नहीं पता चलता है इस प्रोसेस में कि कोई उसकी इतनी बड़ी बीमा पॉलिसी, मतलब आपने पीएमजेजेवाई का नाम लिया, पर जितनी भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, फर्स्ट लाइफ हो गई आईडीएफसी की, या फिर एचडीएफसी, पीएनबी, मेट लाइफ, इन सब के डॉक्यूमेंट्स हमें इनके पास से मिले। तो इन्होंने कई लोगों का, मतलब सैकड़ों लोगों का इस तरीके से ये लोग पॉलिसी खुलवा देते थे। नॉमिनी की बिना जानकारी के, बैंक कर्मियों की संलिप्तता से उनके खाते खुलवाते थे। पोस्ट डेथ के बाद क्लेम फाइल करके इंश्योरेंस का पैसा खाते में आ जाए, इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी के लोगों से भी इनकी साठगांठ रहती थी कि अगर वो इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करे तो वो उन्हीं के पास आए, और फाइनली उस व्यक्ति को भले ही वो किसी भी बीमारी से ग्रसित हो, उसको हार्ट अटैक से या नेचुरली डाइड दिखा के उसका क्लेम का पैसा ये लोग हड़प लेते थे। पूरे खेल में मरीज के परिजन को यह भी पता नहीं लगता कि उनका बैंक खाता खुल चुका है, पॉलिसी हो चुकी है, डेथ सर्टिफिकेट बनकर क्लेम तक फाइल हो चुका है। इंश्योरेंस स्कैम गैंग क्लेम फाइल होने के बाद ज्यादा एक्टिव हो जाता है, पेमेंट पर नजर बनाए रखता है। जैसे ही पीड़ित के अकाउंट में क्लेम की रकम आती है, 24 से 48 घंटे बाद गिरोह के लोग बैंक जाकर सेल्फ चेक से पूरी रकम निकाल लेते हैं। बैंक कर्मचारियों से इनकी मिलीभगत होती है, इसलिए चेक कैश कराने में भी इन्हें दिक्कत नहीं आती। एक व्यक्ति के यहाँ पे रेड में हमें लगभग 81 से ऊपर पासबुक्स बरामद हुई, 250 से ऊपर पॉलिसी के पेपर्स बरामद हुए। वो सारे के सारे पीएमजेजेवाई से संबंधित थे, जो कि, और उसके अंदर जो पासबुक्स थी वो उन लोगों की थी जो कि गुजरात से लेके असम तक के रहने वाले हैं, और इतने सारे लोगों का था। और उसके अंदर पीएमजेजेवाई का हमें ऐसे पता चला क्योंकि उसमें उनके, जब हम लोगों ने पासबुक की एंट्रीज चेक करी तो उसमें 436 रुपये की पीएमजेजेवाई की किस्त कटती है, वो थी। पीएमजेजेवाई में बस सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए सिर्फ 2 कंडीशन रखी है कि 50 से कम की उम्र हो और 45 दिवस के भीतर मृत्यु नहीं होनी चाहिए पॉलिसी स्टार्ट करने के। तो ये लोग ये तक करते हैं कि जो मरने वाले हैं जल्दी, उन लोगों को अप्रोच करेंगे, उनका पीएमजेजेवाई खुलवा देंगे। अगर वो लोग उम्र में ज़्यादा हैं 50 साल से, तो ऐसे ही जैसे कि हमें एक केस आया जिसमें आधार में उम्र कम करा के उस व्यक्ति का करवा दिया। और अगर वो आदमी मान लीजिए 10 ही दिन में मर गया, पर मरना चाहिए 45 दिन में, तो उसका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएंगे 45 दिन के बाद का, उसे क्लेम के लिए अप्लाई करके पीएमजेजेवाई का पैसा सारा निकाल लेंगे। ऐसे भी केसेस प्रकाश में आए हैं जिसमें लोगों की मृत्यु के बाद भी इन्होंने ना ही सिर्फ पीएमजेजेवाई पर जो बड़ी पॉलिसीज हैं वो भी। ज्यादातर केस में क्लेम की रकम बैंक में आने के अगले ही दिन निकाल ली गई और हिस्सा आपस में बांट लिया गया। इंश्योरेंस स्कैम गैंग कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। पिछले 8 से 9 सालों से ये बेहद एक्टिव है। लोगों को ये धोखा दे रहा है, लोगों से इंश्योरेंस के नाम पर ये ठगी करता है। मोटी रकम ही नहीं बल्कि इंश्योरेंस का पैसा भी पूरी तरह से
वसूल करके और कहीं ये गायब हो जाते हैं। ये 8 से 9 राज्यों तक ही सीमित नहीं बल्कि उनसे और कई राज्यों तक भी इनका फैलाव है और ये एक बड़ा नेक्सस है। पुलिस ने इंश्योरेंस कंपनियों से कुछ डेटा जुटाया है। उसके मुताबिक मात्र 5 कंपनियों में ही पिछले 1 साल में 50 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध पॉलिसीज मिली है। जब पूरे डेटा की जांच होगी तो यह घोटाला 500 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है। ये किस तरीके से इस पे परसेंटेज शेयर है? क्या इसमें भी कोड का इस्तेमाल कर रहे थे वो, या किसी गांव में जाके? और इन्वेस्टिगेशन कितने राज्यों तक है ये वाली आपकी? ये वाली इन्वेस्टिगेशन मतलब हम लोगों ने इसमें तरीका ये अपनाया कि हमें इनके मोबाइल से जो कंपनीज के इंश्योरेंस कंपनी के डेटा मिल रहे थे तो वो लगभग सारी मेजर इंश्योरेंस कंपनी के थे। हमने सभी को पत्राचार किया और हमें ये दिख रहा था कि इनके पास तो गुजरात के भी लोगों का डिटेल्स है, असम में बारपेटा एक क्षेत्र है वहाँ के भी है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर का भी है, उत्तराखंड का भी है। तो हमने इन कंपनीज को ये बोला कि जितने भी राज्य हैं गुजरात से लेकर असम तक, मध्य प्रदेश मतलब के ऊपर वाले, हिमाचल और JNK हमने छोड़ा क्योंकि इसमें हमें इसका कोई डेटा नहीं मिला था इनके पास से। इनमें ऐसे सारे केसेस जिसके अंदर RCD और डेट ऑफ डेथ के अंदर 1 साल से कम का गैप है, उन सारी पॉलिसीज़ की हमने इनसे डिटेल मांगी और उसके अंदर मृत्यु का कारण क्या रहा, नॉमिनी के कौन से खाते में पैसा गया, नॉमिनी से जो मोबाइल नंबर लिंक था वो कौन सा था, ये सारी ली और इसी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और अब तक के हमारे एनालिसिस में मतलब इसका काफ़ी बड़ा स्केल है, वैल्यू में भी और वॉल्यूम में भी। मैं तो सिर्फ 5 कंपनीज का डेटा एनालाइज किया था और सिर्फ 1 साल का, क्योंकि ये गैंग तो हमारा 8-9 साल से एक्टिव है। 1 साल में 50 करोड़ से ऊपर का सिर्फ 5 कंपनी का 1 साल का डेटा हमारा सस्पिशियस पॉलिसीज का निकल के आया था। ये गैंग कैसे काम करता है, कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है, पूरी मॉडस ऑपरेंडाई आपको समझाते हैं, जिससे कि ऐसे लोगों के झांसे में आप ना आए। इसलिए हमारी तहकीकात दिल्ली पहुंची। यह नॉर्थ दिल्ली निवासी सपना है, जिनके पति को कुछ साल पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ। सपना के पति त्रिलोक की 19 जून 2024 को मौत हो गई। 20 जून को निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार भी हो गया, जिसकी रसीद सपना के पास पहले से मौजूद है। दिल्ली निवासी त्रिलोक की मौत की खबर सुनते ही ये गैंग पूरी तरह से एक्टिव हो गया। सपना के पास पहुंचा, सपना से सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। सपना को कहा कि सरकारी इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत वो उसको फायदा पहुंचाएंगे और मोटी रकम सपना को मिलेगी। सपना भी इसी लालच के अंदर फंस गई। सपना को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आगे चलकर यही सबसे बड़ी मुसीबत सपना के लिए बन सकती है। गिरोह के लोगों ने त्रिलोक की मौत के बाद उनकी 2 पॉलिसीज कराई। पहली पॉलिसी एडलवाइज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से 20,48,000 रुपए की कराई गई, जबकि दूसरी पॉलिसी बंधन लाइफ पॉलिसी से कराई गई। जैसे ही पॉलिसी हो गई, इसके बाद गिरोह के लोगों ने त्रिलोक कुमार को दरियागंज के GTB अस्पताल में एडमिट दिखाया। उनकी ECG, हार्ट से जुड़ी जांचें भी कराई। 27 दिसंबर 2024 को हार्ट अटैक से उनकी मौत दिखा दी। कैसे वो आए आपके पास? ये कैसे फ्रॉड किया उन्होंने इंश्योरेंस का आपके साथ? सब मेरे पास जैसे रिलेटिव थे, उन्होंने ये चीज मतलब किसी ने बताया कि ऐसे ना गवर्नमेंट की तरफ से हस्बैंड की जिनकी डेथ हो जाती है तो 2-3 लाख रुपए मतलब मिलते हैं। तो मैंने कहा मुझे बता दीजिए, आप मेरा नंबर दे दीजिए। तो उन्होंने दिया, तो उन्होंने फोन मेरे पास कॉल आया। उन्होंने ये बोला कि हमारी टीम आएगी आपके पास। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप आ जाइए। मेरे घर पर आए हैं और उन्होंने बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ये काफ़ी सारी IDs चाहिए थी, पहचान पत्र। मेरे हस्बैंड के मेरे भी लिए और उसके फर्जी भी बनाए गए थे सर। मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। मैंने तो सोचा चलो गवर्नमेंट की स्कीम है, तो मैंने कहा चलो मेरे 2 बच्चे हैं, उनके काम आ जाना है। यहाँ संभल की पुलिस आई थी UP से, तो उन्होंने वो 2 पुलिस जो आए हुए थे, SHO आए थे, उन्होंने ये बोला कि आपके साथ मैडम धोखा हो गया है ऐसे। तो मैंने कहा किस चीज़ का? तो कहने लगे कि जिन्होंने आपके साथ जो स्कैम करा था वो पकड़े गए हैं और सारी जो आपके सारी ID है, डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ मिल गया है और फाइलें भी मिली हैं और बैंक खाता भी आपका कह रहे कि आपको पता है। मैंने मुझे तो इस चीज़ का ये भी नहीं पता कि बैंक किस नाम से है और किस नाम से नहीं है। ये चीज़ का भी मैंने कहा किसी चीज़ का नहीं करा, सिर्फ मेरे को एक बार क्लेम कराने के लिए लेके गए, उसके बाद इनके फोन बंद आए हैं। ये संभल की रहने वाली प्रियंका शर्मा है। इनके पति दिनेश शर्मा को कैंसर हुआ था। अस्पताल में उनका ऑपरेशन भी हो गया। इसके बाद गैंग की नजर प्रियंका के पति पर पड़ी।
कैंसर पेशेंट देखते ही गिरोह एक्टिव हो गया। प्रियंका को लाखों रुपए की पॉलिसी का झांसा देकर पहले सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, फिर बैंक खाता खोलने के बाद पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड। गिरोह ने बड़ी मदद का वादा कर प्रियंका से 1,40,000 रुपए भी ले लिए, जो प्रियंका ने ब्याज पर उठाकर इन लोगों को दिए। प्रियंका जी, इन लोगों से आपकी कहाँ मुलाकात हुई? आपके पति को क्या था और क्या हुआ फिर उसके बाद? जी, मैं दवाई लेने जा रही थी। हमारे गांव पे चौराहा पड़ता है, यानी बस स्टैंड पड़ता है, वहाँ पे मेरी मुलाकात इन लोगों से हुई। इन्होंने मुझे बीमा के बारे में जानकारी दी कि हम लोग बीमा करते हैं, आपको 25 लाख रुपए का बीमा कर देंगे और 5 लाख रुपए आपके लिए मतलब इलाज के लिए दिए जाएंगे। मैं भी थोड़ा लालच में आ गई, क्योंकि मैं भी परेशान थी, तो मैंने मतलब बीमा करा दिया। फिर इन लोगों ने बीमा कराने के बाद में मुझे कुछ न दिया, मेरे से 1,40,000 रुपये ले लिए और आज तक ना ही मुझे बीमा दिया है। मेरे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने वहाँ पे क्या नहीं, मेरा खाता खुलवाया था जुनावी जाके, इन्होंने मेरी पासबुक और चेकबुक वगैरह सब कुछ ले लिया मुझसे। और जब आपको बैंक में ले गए तो सारा का सारा डॉक्यूमेंट डिटेल सब कुछ इनके पास? इन्हीं के पास था। इन्होंने मेरे से खाता खोलने के मतलब 2-4 दिन बाद ही मेरे से वहाँ से पासबुक मिली थी मुझे और एक चेकबुक मिली थी, ATM कार्ड मिला था और मेरा पहचान पत्र था और पैन कार्ड वगैरह सब कुछ इन्होंने ले लिया था मुझसे। लेकिन जैसे ही पॉलिसी का क्लेम क्लियर हुआ, गैंग ने इनके फोन उठाने तक बंद कर दिए। अब प्रियंका अपनी खुद की रकम के लिए थानों के चक्कर लगा रही हैं। इसमें तुम्हें कितना पैसा मिला? मुझे मैडम कुछ ना मिला, मुझसे तो 2-4 हज़ार रुपये तुम्हें मिल जाएगा हर कार्ड पे। जैसे तुम कार्ड बनवाओगी 2, 4, 6, 8, 10 जो भी बनवाओगी तुम्हें सब पे पैसा मिलेगा। ये संभल जिले की आशा वर्कर नीलम है। ये भी कुछ पैसों की लालच में इस गिरोह के झांसे में आ गई। इसमें तुम्हें कितना पैसा मिला? मुझे मैडम कुछ ना मिला, मुझसे तो 2-4 हज़ार रुपये तुम्हें मिल जाएगा हर कार्ड पे। जैसे तुम कार्ड बनवाओगी 2, 4, 6, 8, 10 जो भी बनवाओगी तुम्हें सब पे पैसा मिलेगा। नीलम को जैसे ही पता चला कि पास के गांव में एक मरीज की हालत सीरियस है, उसने गैंग को इसकी सूचना दी। बस क्या था, पूरा गैंग मरीज के घर जा पहुंचा। मरीज के परिवार को भरोसे में लेने के लिए लोकल आशा वर्कर को भी साथ ले गए। हर केस की तरह यहां भी मरीज के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पॉलिसी कराई गई। मरीज के परिजनों को क्लेम फाइल होने पर 20,000 रुपए दिए गए। नीलम को गिरोह ने 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं किया। तुमने उसे कितने दिए? 20,000 रुपए दिए। फिर उन्होंने तुम्हें कितने दिए? कौन ने? वो जो बीमा करने आए थे मैडम वो उन्होंने कुछ ना दिया। कुछ ना दियो? जिसमें तुम्हारी बात सत्य होती वो भी नहीं दिए? वो भी ना दे। उन्होंने वो कह दिया अभी पैसा आया ना, ये तो हम अपनी तरफ से दे रहे हैं इनको। अच्छा। जब आयुष्मान कार्ड को पैसा आ जाए, जब तुम्हें और इनको पैसा दे देंगे। कितने में बात तय हुई थी तुम्हारी? नो करेगा 1 लाख रुपया देंगे इनको। 8 लाख का ब्रांड न्यू ट्रैक्टर क्या किसी को 3 लाख रुपए में मिल सकता है? क्या 10 लाख रुपए की कीमत वाला ट्रैक्टर जो 1 साल पुराना है आपको 2-2.5 लाख रुपए में मिल सकता है? 1 लाख रुपए की कीमत वाली बाइक क्या कोई 30,000 रुपए में बेच सकता है? जी हाँ, ये सब कुछ हो रहा है और आंखों के सामने हो रहा है। दरअसल इंश्योरेंस स्कैमर्स जो हैं वो मौत का ही सौदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक और स्कैम में जुट गए हैं। ये है व्हीकल का स्कैम। 10 राज्यों में फैले इस गिरोह ने कई राज्यों में ट्रैक्टर्स की मंडी लगाकर रख दी। कंपनी से ट्रैक्टर खरीदा जाता है, उसके नाम पर लोन लिया जाता है और लोन की 1-2 इंस्टॉलमेंट भी चुकाई जाती है। फिर उसके बाद उस ट्रैक्टर को दोबारा बेच दिया जाता है। एक ही ट्रैक्टर 1 हफ्ते के अंदर इन ट्रैक्टर की मंडियों में 10, 15, 20 बार भी बिक जाता है। ना तो इंश्योरेंस कंपनीज को इसका पता चल पाता है, न ही उस शख्स को जिसके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर इन ट्रैक्टर पर लोन लिया गया। किसी को इसकी कोई भनक नहीं लगती। अब सवाल यह है कि आखिर ये पूरा का पूरा नेटवर्क जो है, जो 10 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है, चल कैसे रहा था? आखिर इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था? आखिर बड़ी बड़ी कंपनीज को इनके फर्जी डॉक्यूमेंटेशन और रीसेल के बारे में पता क्यों नहीं लग पाया? इनके सर्वेयर्स जो हैं वो तक इनकी जालसाजी को क्यों नहीं पकड़ पाए? आइए करते हैं इसी की तहकीकात। एक दो नहीं, पूरे 22 ट्रैक्टर खड़े हैं। किसी की भी कीमत 8-10 लाख रुपए से कम भी नहीं है। कोई भी ट्रैक्टर 1 साल से पुराना नहीं है।
ट्रैक्टर की ऐसी मंडी वेस्ट यूपी के संभल और अमरोहा बॉर्डर पर बसे चौहतपुर में हर कुछ दिन में लगती है। इस मंडी में 8 लाख रुपए का 4-5 महीने पुराना ट्रैक्टर 3 से 4 लाख रुपए में मिल जाता है। साल भर पुराना 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर भी 2 से 3 लाख रुपए में मिल जाता है। चौहतपुर की ट्रैक्टर मंडी में महिंद्रा, स्वराज, पावर ट्रैक का यूरो, सोनालिका सब ब्रांड्स के ट्रैक्टर मिलेंगे। बस आप कीमत लगाइए और नया जैसा ट्रैक्टर आधी से कम रेट में घर ले जाइए। लेकिन अगर आपने यहां से ट्रैक्टर खरीद लिया तो आपका फंसना तय है, क्योंकि इन ट्रैक्टर का कनेक्शन एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग से है। इस ट्रैक्टर का कनेक्शन इंश्योरेंस स्कैम गिरोह से है। वेस्ट यूपी में लाइफ इंश्योरेंस गैंग ही एक्टिव नहीं है, इससे कनेक्टेड व्हीकल इंश्योरेंस गैंग भी मौजूद है, जिसकी नजर हर बीमार पर है, हर उस शख्स पर है जिसकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है। लाइफ इंश्योरेंस गैंग से कनेक्टेड व्हीकल इंश्योरेंस गैंग की पड़ताल भी हमने संभल से शुरू की। सबसे पहले हम उन ट्रैक्टर्स को देखने पहुंचे जो संभल पुलिस ने हाल ही में जब्त किए हैं। ये 25 ट्रैक्टर हैं। इनको अलग अलग नामों पर खरीदा गया, उन व्यक्तियों के नाम पर जिनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इसका प्रीमियम भी भरा गया, इंस्टॉलमेंट भी भरी गई और फिर उसके बाद जैसे ही उस व्यक्ति की डेथ हो गई, यानी ये ट्रैक्टर फ्री हो गया। और फिर इस जालसाजों के सिंडिकेट ने इस ट्रैक्टर को ओपन ग्रे मार्केट में बेच दिया। जो उत्तर प्रदेश के ट्रैक्टर हैं वो नॉर्थ ईस्ट या असम की तरफ जाने लग गए, या फिर वहाँ के ट्रैक्टर इस तरफ आने लग गए। इनमें से कई ट्रैक्टर हैं जो कि उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के नंबर रजिस्टर्ड हैं। लेकिन चूंकि ये पूरा जालसाजी का गिरोह यहाँ पर काम करता है, इसी वजह से ये यहाँ पर मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे थे कम पैसों में। व्हीकल इंश्योरेंस गैंग का नेटवर्क भारत के बड़े राज्यों में फैला हुआ है। असम, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्य से इस गिरोह के तार जुड़े हुए हैं। ट्रैक्टर इंश्योरेंस स्कैम का खेल भी बिल्कुल लाइफ इंश्योरेंस स्कैम की तरह ही चलता है। पहले टारगेट सेट किया जाता है, ट्रैक्टर खरीदा जाता है, फिर उसे बेचा जाता है। साधारण तौर पे आप समझें कि एक व्यक्ति ने इस ट्रैक्टर को खरीदा, जिस व्यक्ति के नाम पर ये खरीदा गया उसकी तबीयत बहुत खराब है, थोड़े से जो इंस्टॉलमेंट है वो भी भरे गए, लेकिन 2-3 महीने के अंदर उस व्यक्ति की डेथ हो गई। और फिर उसके बाद चूंकि पॉलिसी के मुताबिक इस बात को कहा गया है कि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो ये ट्रैक्टर या फिर जो भी जिस पर भी आप ने लोन ले रखा है वो फ्री हो जाता है। और बस यहीं से गोरखधंधा और जालसाजी का ये सिंडिकेट लगातार चल रहा था। इसीलिए इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस मल्टीपल एजेंसीज के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में रेड कर रही है, ताकि ये जो पूरा सिंडिकेट है, जो करीबन 500 करोड़ से भी ज़्यादा का ये गोरखधंधा अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है, इसको एक्सपोज किया जा सके। अलग अलग राज्यों में ट्रैक्टर इंश्योरेंस स्कैम को 2 अलग अलग तरीकों से अंजाम दिया जा रहा था। पहले तरीके के तौर पर यह गिरोह उन लोगों की तलाश करता जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करता जिनकी जान बचने की उम्मीद ज्यादा नहीं है। गिरोह के लोग पहले स्टेप में गंभीर बीमार व्यक्ति के आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स लेते। इसके लिए सरकारी स्कीम्स का बेनिफिट दिलाने का झांसा दिया जाता। इसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीदा जाता। ट्रैक्टर के लिए 50,000 से 80,000 तक का डाउन पेमेंट गिरोह के लोग ही करते, बाकी 7 से 8 लाख रुपए का लोन कराया जाता। ट्रैक्टर इंश्योरेंस गिरोह के लोग लाइफ इंश्योरेंस स्कैमर्स की तरह मरीज की मौत का इंतजार करते हैं। जैसे ही मरीज की मौत होती है, ये लोग डेथ सर्टिफिकेट लगाकर बैंक इंश्योरेंस कंपनी से लोन माफ करा लेते हैं, जिससे इनका ट्रैक्टर लोन फ्री हो जाता है। इसके बाद इसे बेचने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कई ट्रैक्टर्स को मृतक के परिजनों से मिली भगत कर बेचा गया, जबकि ज्यादातर ट्रैक्टर को आरसी में छेड़छाड़ कर ग्रे मार्केट में बेच दिया गया। इसके बदले कीमत कम ली जाती है। आरसी टेम्पर किए हुए ट्रैक्टर की मंडी वेस्ट यूपी में कई साल से लगती आ रही है, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। इंश्योरेंस स्कैम कंपनी की गिरफ्तारी के बाद पहली बार पुलिस इस गिरोह तक पहुंची।
इस गिरोह ने टीबी पेशेंट के नाम पर ट्रैक्टर की खरीद की। पेशेंट की मौत के बाद गिरोह के लोगों ने ट्रैक्टर को मंडी में बेच दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की तो पूरे गिरोह की कड़ियां खुलती चली गईं। शिकायत ये आई कि मेरा बच्चा जो था वो टीबी से ग्रसित था, मरने वाला था और उसको झांसे में लेके कुछ व्यक्तियों ने उसके नाम पे ट्रैक्टर इशू कराया और उसको बेच दिया और हमें वो हमारा ट्रैक्टर दिलवाया जाए। जब हमने इस मामले की जांच करी तो इसी का हमें अलग से पूरा ब्रांच मिल गया। ये अलग पूरी तरीके से एक अलग गैंग है और ये लोग क्या करता है, ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि अत्यधिक गरीब हैं और मरणासन स्थिति में हैं। उनके नाम पे ये व्हीकल इशू कराते हैं, अधिकतर ट्रैक्टर्स, और नया ट्रैक्टर इशू कराएंगे, उस पर मिनिमल डाउन पेमेंट करेंगे, बाकी ट्रैक्टर का ये लोग लोन करा लेंगे जो कि इंश्योर्ड होता है। व्यक्ति की इधर मृत्यु होती है, मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करते हैं, लोन माफ़ करा लेते हैं, वो आपका ट्रैक्टर फ्री हो जाता है और ये खुले में फिर बिकता है। ये समझ में आया कि इसका भी कोई छोटा मोटा स्केल नहीं है, बहुत वृहद स्केल पे हो रहा है। हम लोगों ने इसी में 4 FIR एक्चुअली इसमें पंजीकृत कराई। जब हम लोगों ने ट्रैक्टर की तलाश करी तो हमें जानकारी मिली कि इस तरह की तो मंडियां लग रही हैं इस तरह के ट्रैक्टर की। पुलिस ने इस केस में विनोद नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब विनोद से पूछताछ शुरू की, जांच शुरू की, तो उसके मोबाइल में उसके पिता के 2 आधार कार्ड बरामद हुए। विनोद के पिता पंचम सिंह की तबीयत खराब हुई, लेकिन उम्र ज्यादा होने के चलते ना उनका लाइफ इंश्योरेंस हो सकता था और ना ही उनके नाम पर व्हीकल का लोन मिल सकता था। इसलिए विनोद ने सबसे पहले आधार कार्ड टेम्पर कर डेट ऑफ बर्थ चेंज कराई, अपने पिता की उम्र 21 साल कम करा दी। आधार कार्ड में उम्र कम कराने के बाद विनोद ने PMJJBY में पंचम सिंह की पॉलिसी कराई। इसके अलावा पंचम सिंह के नाम पर एक ट्रैक्टर, एक बाइक और एक स्कूटी खरीदी। पंचम सिंह की मौत के बाद ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटी का लोन माफ हो गया। ट्रैक्टर और बाइक को विनोद ने बेच दिया। विनोद ने यह काम अपने घर में नहीं किया, कई दूसरे लोगों का डॉक्यूमेंट्स लेकर भी कई ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त की है। एक व्यक्ति है जिसका नाम विनोद है, उसने अपने पिताजी के मरणासन होने की स्थिति में PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसका लाभ दिलवाया उस व्यक्ति को, और उसी मरणासन स्थिति में उसने 3 वाहन खरीदे। उनमें से एक वाहन ट्रैक्टर भी था। उस ट्रैक्टर को जब उस व्यक्ति के कागज खंगाले गए, पता चला कि उसने वो ट्रैक्टर है बाद में इंश्योरेंस कंपनी से लेने के बाद में उसको किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया है। यहाँ पे 2 और प्रकार के फ्रॉड भी पता चले हैं, जिसमें एक रामनरेश नाम के व्यक्ति हैं, एटा के रहने वाले हैं। उन्होंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस लेने के बाद में उस ट्रैक्टर को यहाँ लाके बेच दिया और उन्होंने कहीं वहां पे बता दिया कि चोरी हो गया है। ऐसा नहीं है कि व्हीकल इंश्योरेंस स्कैम के लिए ये गिरोह किसी मरीज का मोहताज हो। मरीज ना मिलने पर भी ये लोग लंबे समय से ट्रैक्टर खरीदकर इंश्योरेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी करते आ रहे हैं। ये धोखाधड़ी का दूसरा पैटर्न है। गिरोह के लोग 50 से 80 हजार तक का मिनिमम डाउन पेमेंट कर ट्रैक्टर खरीदते हैं। 7 से 8 लाख रुपए का लोन किसी फाइनेंस कंपनी से करा लिया जाता है। गिरोह के लोग लोन की 2 से 3 किश्त जमा करते हैं, उसके बाद ट्रैक्टर को कहीं छिपाकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। ट्रैक्टर चोरी होने पर इंश्योरेंस कंपनी से पूरा लोन माफ हो जाता है। जिस स्टेट में ट्रैक्टर खरीदा गया है उसी स्टेट में चोरी के ट्रैक्टर्स को बेचना मुश्किल है, इसलिए ऐसे ट्रैक्टर्स की बिक्री दूसरे राज्यों में की जाती है। यूपी के ट्रैक्टर बिकने के लिए नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भेज दिया जाता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में चोरी किए गए ट्रैक्टर बिकने के लिए यूपी की मंडी में भेज दिए जाते हैं, जहां 8 से 10 लाख का ट्रैक्टर आधी से कम कीमत में बेचा जाता है। संभल पुलिस ने जब चौहतपुर की मंडी में रेड डाली तो उसे 22 ट्रैक्टर और 26 RC बरामद हुई। छत्तीसगढ़ की 8, ओडिशा की 4, बिहार की 4, असम की 5, पश्चिम बंगाल की 5 RC पुलिस को गिरोह से मिली है। पुलिस ने जब RC के QR कोड को स्कैन किया तो ज्यादातर RC फर्जी निकली, तो पुलिस को पूरा खेल समझ में आ गया। चौधरपुर नाम की जगह है मुरादाबाद में, वहां पे एक बड़ी पैंठ लगती है। वहां पे जब पुलिस के द्वारा पता चला कि किस जगह पे बेचा गया है ट्रैक्टर, तो उस पैंठ के अंदर जब पूछताछ की गई और अन्य ट्रैक्टरों को हिरासत में लिया, तब पता चला कि एक मदर टेरेसा नाम के व्यक्ति है, जो कि एक महिला का नाम होना चाहिए लेकिन एक व्यक्ति का नाम है, और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसका इन्होंने बना के उसके व्यक्ति को मात्र 30-35 साल का व्यक्ति दिखाते हुए दर्शाया है, जबकि ये फोटो में देखने से प्रतीत हो रहा है कम से कम 65 से 70 साल का व्यक्ति है। तो ये आसाम का इस तरीके के व्यक्ति के नाम की भी RC वहाँ पे प्रकाश में आई,
तो पता चला कि आसाम की एक इंश्योरेंस इस तरह कंपनी है, उसने वहाँ के किसी किसान को दिया था और वहाँ से फिर ये यहाँ की पैठ के अंदर बेचने के लिए लाया गया था। गिरोह के लोग कार या बस बेचकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते थे, लेकिन इन लोगों ने स्कैम के लिए ट्रैक्टर को ही क्यों चुना? इसके पीछे भी खास वजह छिपी है। ट्रैक्टर आमतौर पर जिले से बाहर कम ही जाते हैं, राज्य से बाहर जाने की संभावना ना के बराबर होती है, जबकि कार के जिले या राज्य से बाहर जाने का ज्यादा डर रहता है। एक ही जिले में मूव कर रहे ट्रैक्टर के पकड़े जाने का डर कम होता है। खेती से जुड़ा होने के चलते ट्रैक्टर जांच के दायरे में भी कम आता है। ट्रैक्टर की फर्जी आरसी के पकड़े जाने के चांस कार बस की तुलना में कम थे, इसलिए गिरोह ने ट्रैक्टर को ही अपना टूल बनाया। लेकिन अब इस गिरोह पर शिकंजा कस चुका है। जांच यूपी से भी बाहर जानी तय है। पुलिस हर कड़ी को खोलने में जुट गई है। लेकिन फिर भी आप सावधान हो जाएं, किसी भी सरकारी स्कीम के लालच में ना आए। किसी को भी डॉक्यूमेंट्स देने से पहले गहराई से सोचें। अनजान लोगों पर भरोसा ना करें, क्योंकि अगर आपके दस्तावेज ऐसे गिरोह के हाथ लग गए तो आपके नाम भी इंश्योरेंस क्लेम उठ सकता है, आपके नाम भी ट्रैक्टर बिक सकता है।